13 दिन से ज्यादा गुजर चुके हैं रशिया यूक्रेन के बीच। तीसरी बातचीत भी बेनतीजा रही। यूक्रेन ने रशिया के मेजर जनरल को मारने का दावा किया। बेलारूस में बातचीत हुई। युद्ध के बीच लोगों को निकालने की कोशिश अभी भी जारी है। यूक्रेन में ह्यूमन कॉरिडोर बनाने पर सहमति नहीं बन पाई। नमस्ते, मैं राशिद। यूक्रेन ने रशिया के मेजर जनरल विटाली गेरासिमोव को मार देने का दावा किया है। कीव इंडिपेंडेंट ने यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री के इंटेलिजेंस चीफ के हवाले से यह खबर दी है और खबर के मुताबिक खार्किव के पास यूक्रेन और रशिया की सेनाओं के बीच जंग में गेरासिमोव मारे गए। यूक्रेन पर लगातार रशियन आर्मी की बमबारी के बीच लोग अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़ रहे हैं। इनमें बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, यहां तक कि बीमार भी शामिल हैं। अमेरिका ये कहने में लगा है कि उसने अब तक रशिया से तेल का आयात रोकने जैसा कोई फैसला नहीं किया, लेकिन आगे ले सकते हैं। यूक्रेन कहता है कि मार्कीव बेकरी पर रशिया के हमले में 13 नागरिकों की मौत हो गई है। कीव में आम लोगों को निकालने के लिए बनाए गए ह्यूमन कॉरिडोर पर रशिया के अटैक में 2 बच्चों समेत 8 की मौत हो गई है। राजधानी कीव समेत मारियुपोल, वोल्नावाखा में रशिया की स्ट्राइक से सहमे हजारों लोग अपना घर छोड़कर भाग रहे हैं। ब्रिटेन ने यूक्रेन से आने वाले शरणार्थियों को बिना वीजा के देश में एंट्री देने से इनकार कर दिया है। ऐसे में सवाल यह कि अगर युद्ध लंबा चलता है तो फिर पूरी दुनिया को कितना नुकसान होने वाला है। सवाल यह भी है कि अगर अमेरिका में कई बड़े बड़े प्रोफेसर और युद्ध के जानकार ये कहने लगे हैं कि कीव के अलावा आगे आने वाले दिनों में रशिया में भी सत्ता परिवर्तन होगा, क्या ऐसी खबरें पुतिन के भी कानों में पड़ी हैं? और सबसे बड़ी बात यह कि अमेरिका और नेटो अब ये सोचने लगे हैं कि युद्ध की सरजमी पर उतरना होगा, और अगर ऐसा है तो क्या 10 दिन के बाद वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला है? इन सभी खबरों के बीच इस वक्त की बिग ब्रेकिंग। युद्ध के 13वें दिन रशिया ने यूक्रेन पर कहर ढा दिया है। यूक्रेन के ज़ाइटोमिर शहर पर मिसाइल से अटैक किया गया है। रशिया ने ज़ाइटोमिर के तेल डिपो में मिसाइल दागी है। खार्किव समेत कई और शहरों पर भी अटैक किया गया है, जो तस्वीरें अभी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। लेकिन इस बीच ज़ेलेंस्की मीडिया के सामने आए और यह कहा कि मैं कहीं भागा नहीं, मैं कीव में हूं, किसी से छिपूंगा नहीं, किसी से डरता नहीं। इस लड़ाई को जीतने के लिए जो भी हुआ मैं करूंगा। सुनिए। Вечірній Київ. Понеділок, вечір. Ви знаєте, ми звикли говорити понеділок. Ось вечірній Київ. Понеділок, вечір. Ви знаєте, ми звикли говорити понеділок. День важкий. В країні війна, тож кожен день понеділок. Не мовчіть. Виходьте на вулиці. Підтримуйте Україну. Ми прагнемо цього. Підтримуйте нашу свободу. Бо це перемога. Перемога не тільки над російськими військовими. Це перемога світла над темрявою. Це перемога добра над злом. Перемога свободи над тим, що відбувається сьогодні у нас на території України. Не мовчіть, підтримуйте Україну, бо якщо Україна не витримає вся Європа. Якщо Україна паде вся Європа. І якщо ми переможемо, а я впевнений в нашому народі, я впевнений в вас, тож якщо ми переможемо, то це дійсно буде велика перемога демократії, цінності, перемога свободи. Це тоді хвилини мовчання перетворяться в роки розсуду. Європа, будь такою ж міцною, як народ України. Слава Україні! आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आ रही है। ज़ेलेंस्की को मिलेगा चेक गणराज्य का सबसे बड़ा राजकीय सम्मान। चेक रिपब्लिक के प्रेसिडेंट गिलोस ज़ुमैन ने सम्मान देने का ऐलान किया है और ज़ेलेंस्की की बहादुरी के लिए, उनके साहस के लिए, उनकी हिम्मत के लिए सर्वोच्च सम्मान दिया जाएगा। ये अभी की बड़ी खबर है। एक और बिग ब्रेकिंग, रशिया ने जारी की है दुश्मन देशों की लिस्ट। ये बहुत बड़ी खबर है। रशिया के गैर मित्रों की लिस्ट में 31 देश शामिल हैं। लिस्ट में यूक्रेन के अलावा अमेरिका है, ब्रिटेन है, जापान को शामिल किया गया है। यूरोपियन यूनियन के देशों को भी लिस्ट में डाला गया है। यूरोपियन यूनियन में 27 देश शामिल हैं। इन सभी को रशिया ने अपने दुश्मन देशों की लिस्ट में शामिल किया है और पुतिन गवर्नमेंट ने यह लिस्ट मंजूर की है।
यूक्रेन पर हमले को लेकर रशिया पर कई कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसी के बाद लिस्ट जारी की गई है। पश्चिमी देशों ने रशिया पर कई बड़े प्रतिबंध लगाए हैं। डिफेंस एक्सपर्ट को सुनिए। नेटो मेंबर्स जितने भी हैं उनका कहना ये है कि वो असलहा देने पे तैयार हैं, पैसा देने पे तैयार हैं, मगर लड़ना उनको पड़ेगा। ज़ेलेंस्की ये कहता है कि हम आपकी लड़ाई कर रहे हैं, हमें खुल के आप मदद करो हर तरह की। वो जिस तरह की वो सपोर्ट चाह रहे हैं वो ज़रा मुश्किल है। दूसरी बात ये है कि मेरा पर्सनल कि वो जंग से मसले नहीं हल होंगे। यूक्रेन तबाह बर्बाद हो रहा है। मैं समझता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके बातचीत का दौर सबको करना चाहिए। रशिया एक बड़ा शक्तिशाली देश है, उसको मैं समझता हूँ उसका एक बड़ा रोल है ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी में। उसको अगर आप अलग थलग करेंगे तो और बड़ी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं आने वाले समय में। लगता है कि पूरे विश्व ने और कई लोगों ने, यहाँ तक कि मैं कहूँ खुद भी, लग रहा था कि जंग तकरीबन 100 घंटे में खत्म हो जाएगी, लेकिन अब 250 घंटे से ज़्यादा हो गए। कहीं जंग समाप्त होने का नजर नहीं आ रहा है। और लगता तो यही है कि रूस नहीं चाहता है कि आम आदमी को परेशानी हो और सिविलियन इंस्टॉलेशंस बर्बाद हो। इसलिए रूस अभी तक जो है, चाहे जंग धीरे चल रही हो, शायद रूस का ये मकसद होगा कि किसी तरीके से विश्व भर में उसके बरखिलाफ आवाज़ ना उठ जाए, एक सबसे बड़ी बात। दूसरा, क्योंकि वो बार बार रूस कहता है कि यूक्रेन और रूस जो है एक बड़े घनिष्ठ संबंध हैं और वो संबंधों को रखना चाहता है अगर उसने यूक्रेन के ऊपर कब्जा करना है कल। अब सवाल यह है कि 2 हफ्ते के बाद में क्या होने वाला है। अगर युद्ध लंबा चलता है तो पूरी दुनिया किस तरह से बर्बादी के मुहाने पर आ जाएगी। और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या एटम बटन दबेगा। और एक बात और कि क्या 10 दिन के बाद में विश्व युद्ध शुरू होगा। इसलिए क्योंकि नेटो मुल्क, जिस तरीके की खबरें आ रही हैं कि नेटो मुल्क भी अब आगे आ सकते हैं, आगे आने वाले दिनों में जो बाइडेन भी कुछ करने वाले हैं। लेकिन इन सभी खबरों के बीच में एक बड़ा पैनल मेरे साथ में जुड़ा है। संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार, थोड़ी देर के बाद मेरे साथ में जुड़ेंगे। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वीएन झा, रक्षा विशेषज्ञ कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी मेरे साथ में हैं। इसके अलावा विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी, कर्नल रिटायर्ड शिवदान सिंह मेरे साथ में हैं और मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर भी डिफेंस एक्सपर्ट हैं। लेकिन पहले हम उर्वशी खूना के पास में चलते हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ जुड़ी हैं। उर्वशी, मिशन गंगा का आज का अपडेट क्या है, हमें यह बताएं। कितने भारतीय छात्र अब तक वापस आ चुके हैं और कितने आने बाकी हैं, कितने अभी भी फंसे हुए हैं? क्विक अपडेट। हम आपको बता दें कि कई अभी भी फंसे हैं जो है लोग, उनको इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोशिश कर रही है कि उन्हें बचाया जाए। खास कर जो 600-700 बच्चे हैं सुमी में, उनको लेकर यूएनएससी में भारत देश ने बताया कि कैसे 80 ऐसे विमानें उड़ी हैं जिनसे कुछ 20,000 भारतीयों को वापस अपने वतन स्वदेश लाया गया है। और साथ ही में कई लोग और भी बचे हैं जिसके लिए यूएनएससी में टीएस मूर्ति ने बार बार ये बताया है कि रशिया और यूक्रेन को जो है एक सेफ पैसेज हम भारतीयों के लिए बनाना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि कल हमने देखा कि किस तरह से सुमी के बच्चे निकले थे, पर कहीं ना कहीं सीज फायर बोलकर भी सीज फायर का एक फेलियर ऑन ग्राउंड दिखाई दिया। और सुमी के बच्चे जो पिछले कई दिनों से बहुत ही ज्यादा डरावने ऐसे माहौल में हैं, उनके लिए चिंता अभी भी जारी है। ठीक है उर्वशी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। गेस्ट पैनल को हम ओपन कर देते हैं। मेरा पहला सवाल मेजर जनरल अनुज माथुर आपके साथ में होने वाला है। मेजर जनरल, थोड़ा समझाइए आप। यूएस नेटो देशों के जरिए रशिया के खिलाफ हथियार पहुंचाने में लगा है। पुतिन पहले ही ये कह चुके हैं कि जिसने भी मदद की, हम सीधे तौर पर ये मानेंगे, जो हमारा संविधान है ये कहता है कि रशिया के खिलाफ युद्ध छेड़ा गया है। अगर नेटो मुल्क आगे आते हैं तो फिर इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन क्या ये माना जाए कि सीधे तौर पर जंग में नहीं आना और सिर्फ हथियार सप्लाई करना, सिर्फ लॉजिस्टिक देता हुआ नजर आना, क्या अमेरिका और नेटो मिलकर के आग में घी डालने का काम कर रहे हैं? अगर आग में घी डालने का काम कर रहे हैं तो आगे तबाही कितनी बड़ी है? देखिए, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। मैं शुरू से ये कहता आ रहा हूं। देखिए, अब हमको एक बात जो जरूरी समझने की है वो ये है कि ये जो लड़ाई है 3 साइमल्टेनियस फ्रंट्स पे एक साथ लड़ाई लड़ी जा रही है। और उन 3 साइमल्टेनियस फ्रंट्स में से एक फ्रंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर या मीडिया वॉरफेयर या प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, कॉल इट व्हाट यू लाइक, वो चल रहा है। और ये जो अमेरिका की तमाम जो हरकतें हैं और नाटो की तमाम हरकतें हैं, ये मेरे हिसाब से उस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये आमतौर पर ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर 2 फेजेस में करा जाता है।
एक फेज में आप बोल करके, आर्टिकल छाप करके, खूब टीवी पे रिपोर्टें दे करके और खूब मीडिया रिपोर्ट्स निकाल करके और सोशल मीडिया पे जा करके उस पर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। और उसके बाद आप एग्रेसिव फिजिकल एक्शंस ऑन ग्राउंड लेते हैं, जो अभी अमेरिका कर रहा है कि मेरे इतने ट्रूप्स यहां पहुंच गए हैं, एक जहाज ग्रीस में पहुंच गया है, एक ग्लोब मास्टर पोलैंड वॉरसो में आ गया है। तो ये तमाम हरकतें हैं, ये उस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का दूसरा भाग है, जिसमें कि वो फिजिकल एग्रेसिव एक्शंस लेकर के और वहां पर अपना प्रेजेंस दिखाने की कोशिश कर रहा है, ताकि दबाव बनाया जा सके पुतिन के ऊपर, पुतिन के ऊपर दबाव बनाया जा सके। लेकिन सवाल यही बड़ा पैदा होता है कि पुतिन के ऊपर क्या वाकई में दबाव बनाना इतना आसान है? वो पुतिन जिन्होंने एक जमाने तक में बोरिस येल्सिन को पीछे छोड़ा, मिखाइल गोर्बाचोव जैसों को पीछे छोड़ा, वो पुतिन जो कभी राष्ट्रपति बने, कभी प्रधानमंत्री बने और एक वक्त ऐसा आया कि एक तरीके से सो कॉल्ड रशिया के पैटर्न इन चीफ बन गए, वो पुतिन जो फिर से यूएसएसआर का सपना देखते हैं, क्या वाकई में उन पर दबाव डाला जा सकता है? विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, आप हमें ये बताएं, यूक्रेन की मदद करने वाले देश आज की तारीख में कौन कौन से हैं? मैं आपके सामने रख रहा हूं और यह बताएं कि क्या उनके जरिए, जैसा कि मेजर जनरल कह रहे हैं, क्या उनके जरिए वाकई में दबाव बनाया जा सकेगा? नीदरलैंड्स मदद कर रहा है, एस्टोनिया मदद कर रहा है, पोलैंड है, लातविया है, चेक रिपब्लिक है, स्वीडन है, फिनलैंड है, जर्मनी है, स्पेन है। और क्यों ऐसा बार बार लग रहा है कि अभी रशिया यूक्रेन तो महज झांकी है, बड़ी पिक्चर बाकी है? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस क्वेश्चन के कई पहलू हैं। सबसे पहली बात बता दूं, हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। ये जितनी कंट्रीज हैं, ये फिजिकल फाइट नहीं करना चाहते, बट अपनी वॉर इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहते हैं और पॉलिटिकल एम है कि रशिया को डाउन करो, अपनी वॉर इंडस्ट्री को बढ़ाओ, दो, और पूरा जिसको कहते हैं एक्सपोर्ट ऑफ आर्म से जो फायदा होता है वो सब कर रहे हैं। तो ये सारा का सारा जब वॉर शुरू होती है उसके बाद बंद होती है और कोल्ड वॉर स्टार्ट होती है, आर्मामेंट इंडस्ट्री मैक्सिमम पैसा बनाती है, चाहे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, चाहे सोवियत यूनियन के टूटने के बाद। इवन ड्यूरिंग वॉर अमेरिका ने 2.2 बिलियन बनाए थे इराक में, इसलिए किया था। रेथियन कंपनी वगैरह ने सबने अपने आर्म्स बेचे थे स्ट्रेट अवे। ये सारा का सारा खेल है, ये दिखाने की बात है सिर्फ। और यह पॉलिटिकली वो रशिया को डाउन करना चाहते हैं, तो उस रीजन पे अपना हक जमाना चाहते हैं, ताकि आगे की तिजारत बढ़ेगी। रशिया के होने से बाकी जो नेटो कंट्रीज हैं वो आगे बढ़ नहीं पा रही हैं, उनकी इंडस्ट्री रुकी हुई है। चाइना और रशिया मिलके इनको डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली बिना सांप भी मारो और लाठी भी ना टूटे, ये बिल्कुल करेक्ट तरीका कर रहे हैं कि आप आर्म सप्लाई करते जाइए। यानी हथियारों का बिग बाजार खुला हुआ है और हथियारों के बिग बाजार में जंग के मैदान में दो मुल्क कूदे हुए हैं। नेटो और अमेरिका मिलकर के आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है ना संजीव श्रीवास्तव जी, और मैं एक बात कंप्लीट करना चाहता हूं जी, करें। मैं एक बात कंप्लीट करना चाहता हूं। बात है कि ये सारी की सारी चीजें एक तरफ है और दूसरी तरफ चीज है जो असलियत ये है कि वाकई में ही ह्यूमैनिटी का हनन हो रहा है। उसको कितने लोग देखते हैं? एक तरफ से अगर लेकिन क्या होता है ना सर, विंग कमांडर, क्या होता है ना कि युद्ध के मैदान में ये कहां देखा जाता है कि इंसानियत कितनी मरी है, गर्भवती महिलाएं कितनी मरी हैं, कितने बच्चों की मौत हुई है, कितने बीमारों की मौत हुई है, कितने बुजुर्गों की मौत हुई है। जंग के मैदान में सिर्फ और सिर्फ मिसाइल लॉन्च की जाती है, जंग के मैदान में गोलियां चलती हैं, बम बारूद चलते हैं, बुरादे उड़ते हैं, धुआं उठता है, गुबार नजर आता है, आग नजर आती है। कहां विंग कमांडर, ये सब नजर कहां आता है? मैं नहीं मानता। जंग के मैदान में दोनों चीज होती है, दोनों तरफ के लोग होते हैं। ये तो एक हिंदुस्तानी फौजी बोल रहा है ना, ये तो एक हिंदुस्तानी फौजी बोल रहा है ना। यूक्रेन और रशिया का फौजी ऐसा सोचे, ये जरूरी तो नहीं है ना। विंग कमांडर, आपके पास मैं आता हूं। विंग कमांडर संजीव जी मेरे साथ में हैं। संजीव जी मेरे साथ में हैं। संजीव जी, चूंकि विदेश मामलों के आप जानकार हैं, अभी भी यूएन की तरफ से ये कहा जा रहा है, अलग अलग मुल्कों की तरफ से ये कहा जा रहा है, भारत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कूटनीतिक तरीके से ही मसले का हल निकाला जाना चाहिए। हालांकि पुतिन को यह लगता है कि क्रीमिया के मसले पर यूक्रेन झुकने का नाम नहीं ले रहा, नेटो में शामिल होने के मसले पर यूक्रेन झुकने का नाम नहीं ले रहा, सोवरेनिटी के नाम पर यूक्रेन झुकने का नाम नहीं ले रहा। और ऐसे में पिछले 10 घंटे में या 12 घंटे में क्या क्या हुआ है समझने की जरूरत है। 4 नेता लगे, 10 घंटे बिताए। इजराइल के पीएम नेफ्ताली बेनेट ने बात की पुतिन से, तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोआन ने बात की पुतिन से, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने बात की पुतिन से, और मोदी ने बात की पुतिन से भी और जेलेंस्की से भी।
क्या अभी भी कूटनीतिक हल निकल सकता है? अगर नेफ्टाली बेनेट जुड़े हुए हैं, तुर्की के प्रेसिडेंट भी लगे हुए हैं, इमैनुअल मैक्रों भी लगे हैं, मोदी भी लगे हैं, क्या अभी भी कूटनीति का रास्ता बचा है? संजीव जी। देखिए, कूटनीति का रास्ता ही एकमात्र रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। ये बिल्कुल सच है कि यूक्रेन के आम नागरिक मारे जा रहे हैं, यूक्रेन में भारी तबाही और बर्बादी हो रही है। एक मानवीय संकट, जैसा कि विंग कमांडर बख्शी ने कहा, कि वहां पर देखा जा रहा है, जो कि पूरी मानवता के लिए एक शर्मसार कर देने वाली जो घटना है। ये जो क्राइसिस है एक मैन्युफैक्चर्ड क्राइसिस है। इस क्राइसिस को जन्म दिया गया है। ये कोई अगर कोई आतंकवादी का हमला होता तो एक बात कहने की होती कि इस आतंकवादी का तो दिमाग ही ऐसा होता है, लेकिन एक राष्ट्राध्यक्ष अपनी महत्वाकांक्षा की वजह से आम लोगों का जीवन अगर तबाह और बर्बाद करने पर उतर आए तो फिर ये जाहिर है कि पूरे विश्व के लिए बड़ी चिंता की बात है। और इसका समाधान सिर्फ और सिर्फ यही है कि राष्ट्रपति पुतिन नेगोशिएटिंग टेबल पर आए, इमीडिएट सीज फायर का अनाउंसमेंट करें, अपनी फोर्सेस के एडवांसेस को रोकें, उसे हाल्ट करें और विड्रॉ करने के बारे में वहां से विचार करें। नेगोशिएटिंग टेबल का जो रास्ता, जो कि भारत ने हमेशा बताया है और भारत हमेशा जिसकी बात कर रहा है, वही एकमात्र रास्ता है। उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। आपको रुकना पड़ रहा है क्योंकि बैटल जोन ब्रेकिंग सायरन बज चुका है और इसका मतलब यह है कि बहुत बड़ी कोई खबर आ गई है। रशिया में भारतीय दूतावास ने बयान दिया है, रशिया भारतीयों की वापसी की कोशिश कर रहा है। सुमी के रास्ते भारतीयों की सुरक्षित वापसी की कोशिश करने के लिए संकल्प है एम्बेसी, ये कहना है राजदूत का। पीएम मोदी ने रशिया की सहायता के लिए धन्यवाद भी कहा है। यानी विदेश नीति के मामले में, अपने लोगों को वतन वापसी के मामले में भारत सरकार ने अपना स्टैंड, अपनी पोस्टरिंग बहुत ही ज्यादा मजबूत अभी दिखाई है। लेकिन जो लौटे हुए छात्र हैं उन्होंने क्या क्या झेला है, एक बार सुनते हैं, फिर से वापस हम पैनल के पास में चलेंगे। खार्किव के कुरुक्षेत्र में जब बच्चे फंसे तो पल पल कितना भारी रहा, एक बार उनकी जबानी सुने आप। ये बहुत ज़्यादा संघर्ष था क्योंकि 14 घंटे हमको बर्फ में खड़े रहना पड़ा था। मेरे साथ वाले जो मेरे दोस्त थे वो बेहोश हो चुके थे, उनको कंबलों से ढकाया हमने। तो जो यूक्रेनी गवर्नमेंट थी कोई मदद नहीं कर रही थी। इंडियन एम्बेसी वाले तो बहुत आगे ही खड़े थे, तो वो आ ही नहीं रहे थे यहाँ पर। वो तो बॉर्डर के आगे खड़े थे और उनको बॉर्डर पर खड़ा होना चाहिए ताकि हमारी मदद। और जो यूक्रेन वाले लोग थे वो लोग हमको पीछे हटा रहे थे ताकि खुद आगे जा सके। डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, पूरा रेसिज्म था पूरा। आप 14 घंटे बोल रहे थे कि आपको बर्फ में जो है खड़े रहना पड़ा, तो बर्फ गिर रही थी। कितने बच्चे थे और क्या एक का पूरा सिनारियो? बहुत बच्चे थे, बहुत ज्यादा, तकरीबन 450 बच्चों के आसपास थे, बट तब भी वो लोग इंडियंस को पीछे कर ही रहे थे। कुछ बच्चे कल जो वीडियोस बनाए थे हमारे यूनिवर्सिटी से जाने के लिए, बट हमारे सीनियर्स ने, हमारे जो डिपार्टमेंट के स्टाफ ने उनको रोका नहीं जाने से। बट हम लोग काफी दिनों तक इस चीज को नहीं रोक सकते हैं, काफी दिनों तक उनको कंट्रोल में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमारी जो डेली लाइफ की ये जो रूटीन है वो मेंटेन नहीं हो पा रही है। हम लोग डे बाय डे ज्यादा सफर कर रहे हैं इन सब चीजों से और हम लोगों की प्रॉब्लम ये कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है दिन पर दिन। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, हम लोग बहुत ज्यादा दिनों तक अपने जूनियर्स को, अपने सीनियर्स को, हमारे बैचमेट्स को नहीं रोक सकते हैं। तो जितना जल्द हो सके स्टेप उठाया जाए। हमारे साथ गर्ल्स भी हैं जो कि बताएंगे, इनकी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। ये भारतीयों का दर्द है जो कोई खीव में है या खार्किव में है या फिर खेरसौन में है, अलग अलग जगह पढ़ने के लिए गए हैं, कोई व्यापार करने के लिए गया है, लेकिन भारत सरकार ने राउंड द क्लॉक काम करते हुए अपने मंत्रियों को लगाया, विशेष राजदूत उन्हें बनाया, एम्बेसी से संपर्क साधा, उसके बाद फिर हिंदुस्तानियों को लेकर के वापस आए हैं और एक के बाद एक मिशन गंगा को अंजाम इसी तरीके से दिया गया है। लेकिन कर्नल टीपी त्यागी, क्या है ना, अब एक डर लगने लगा है। डर यह लगने लगा है कि युद्ध लंबा चला तो क्या होगा। अब इसके कॉन्टेक्स्ट में मेरे पास में एक हिस्ट्री है। हिस्ट्री ये कि 1990 में चेचनिया की राजधानी ग्रोजनी पर कब्जा करने में रशिया को समय लगा और उसके बाद फिर यह संघर्ष और लंबा चला और संघर्ष इतना लंबा हो गया कि क्रूर हो गया, ब्रूटल हो गया, क्रूएल हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि 1990 का वो दौर दोबारा से याद आ जाए अगर युद्ध लंबा चलता है तो? कर्नल टीपी त्यागी, 1990 में 2 दिन का युद्ध 20 महीने में बदल गया, ये बात सच है। लेकिन उस समय दुनिया में 13,000 एटॉमिक बम नहीं थे। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी ने पेंटागन को ये खबर दी है कि अगर ये युद्ध 10 दिन और चला तो नेटो को मजबूरन सामने आना होगा, अपने ट्रूप भेजने होंगे। अच्छा। और उन्होंने ये भी कहा है कि यदि ऐसा हुआ तो फिर पुतिन को न्यूक्लियर अटैक
करने से रोका नहीं जा सकता। अब सवाल ये है कि आज 8 मार्च है, सर सुनिए, आज 8 मार्च है, आज का दिन पुतिन के कैलेंडर में बहुत इम्पोर्टेंट है। आप गौर करिए, आज उसने सारी इंटरनेशनल फ्लाइट कैंसिल कर दी है अलावा बेलारूस के। और 13 तारीख यूरोपियन के लिए, ये जो 13वां दिन है, ये यूरोपियन के लिए खतरनाक है। यानी कि एक तरफ तो रशिया एडवांस है और उधर नेटो की जो प्रिपरेशन है वो ऑल टाइम हाई है। अटलांटिक के अंदर उनका युद्धाभ्यास, नॉर्थ पोल के ऊपर अमेरिका की 2 सबमरीन, पोलैंड के अंदर ग्लोब मास्टर, रोमानिया के अंदर। कर्नल टीपी त्यागी, यानी आने वाले दिनों में खतरा भी बहुत बड़ा है अगर युद्ध लंबा चलता है तो। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वीएन झा, आप ये बताएं, नेटो कब तक इंतजार करेगा और इंतजार खत्म होगा तो तबाही कितनी आएगी? अगर नेटो भी उतर जाता है युद्ध के मैदान में, जंग के कुरुक्षेत्र में, तो क्या होगा? राशिद जी, अपने चैनल पर बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे 1.5 मिनट दीजिएगा। देखिए, नेटो आएगा या नहीं आएगा ये तो नेटो को डिसाइड करना है, लेकिन कोई औचित्य नहीं है नेटो को आने का, क्योंकि ये जो एक थ्रेट नेटो ने पोज किया हुआ रशिया को कि वो उसके बैकयार्ड में यूक्रेन में जाके बैठेगा, तो नेटो और रशिया का शुरू से ही 36 का आंकड़ा रहा है। ये रशिया कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस तरह से अमेरिका रूस को अपने बैकयार्ड में किसी भी जो नेबरिंग कंट्री है वहां पे बर्दाश्त नहीं करेगा, उसी तरह से रशिया भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। अब बात आती है कि अगर नेटो आया तो एस्केलेशन बहुत बहुत संभव है, और वो एस्केलेशन किस हद पर होगा ये डिपेंड करता है कि नेटो अपनी कितनी शक्ति लगाता है। जैसे रशिया को थ्रेट महसूस होगा कि अब उसका एग्जिस्टेंस जो है वो थ्रेटेंड है, खतरे में है, तो फिर एटॉमिक जो न्यूक्लियर जो आर्सेनल्स हैं उसके ऊपर में सोचा जा सकता है। लेकिन आप किसी भी तरह से न्यूक्लियर आर्सेनल का यूज जो है उसको आसानी से न लें, क्योंकि ये जब भी लेकिन ग्रुप कैप्टन वीएन झा सर, आप यहीं से अपनी बात आगे बढ़ाइएगा। आपसे मेरा एक और भी सवाल है, क्रॉस क्वेश्चन है मेरा। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वीडियो जारी किया है। वीडियो के जरिए जेलेंस्की ने कीव में होने का दावा किया। मैं छिपा नहीं हूं, कीव में अपने घर के अंदर हूं। जो ये कहता है मैं मर गया, मैं ना तो मरा हूं और ना ही किसी से डरता हूं, हर हाल में जीत करके रहेंगे, सभी को कब्र में पहुंचा करके रहेंगे, सभी से बदला लेंगे। जेलेंस्की इस तरह का वीडियो जारी कर रहे हैं। ग्रुप कैप्टन वीएन झा, आप ये कह रहे हैं कि अभी नेटो के आने का कोई औचित्य नहीं है, हालांकि भविष्य क्या तय करेगा ये तो देखने वाली बात होगी। और आपका यह भी कहना है कि अभी एटम बटन नहीं दबेगा, लेकिन क्या है ना, रशिया का अपना सिद्धांत क्या कहता है, रशिया का अपना संविधान क्या कहता है कि युद्ध के मैदान में परमाणु हथियारों को के सामरिक इस्तेमाल की इजाजत देता है। और रशिया का यही सिद्धांत एक डर पैदा करता है। और पुतिन जो है अंतर्राष्ट्रीय नियम तोड़ना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नियम तोड़ना जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानक तोड़ने की उनकी इंटेंट है। तो ऐसे में आपको लगता नहीं कि ये इंटेंट और भी ज्यादा खतरनाक आगे आने वाले दिनों में हो सकती है और एटम बटन पर हाथ दब भी सकता है? देखिए, एटॉमिक जो रिस्पांस होगा ये ऐसे नहीं होगा जब तक उस कंट्री का एग्जिस्टेंस थ्रेटन ना हो। जैसे अभी रशिया पे जितने सारे सैंक्शंस लग रहे हैं, मान लीजिए आने वाले दिनों में, मैं महीनों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आने वाले दिनों या हफ्ते की बात कर रहा हूं, अगर इससे रशिया चोक होना शुरू होगा तो ये जो एटॉमिक हथियार हैं ये साजो सामान की चीजें नहीं है। हालांकि ये टैक्टिकल यूज के लिए नहीं है, ये कोई एक सिटी को जीतने के लिए, कोई एक युद्ध जीतने के लिए ये हथियार नहीं है। जिस दिन ये हथियार यूज होगा फिर वो फ्री फॉर ऑल होगा। जितने 7 नेशंस हैं न्यूक्लियर अभी, वो सबों का जो अस्तित्व है वो कहीं न कहीं खतरे में आएगा और विश्व के जो रसातल जाने का एक बहुत बड़ा जो स्कोप है वो आ जाएगा। इसीलिए इसको कोई भी आसानी से न लें, कोई भी एटॉमिक का धमकी न दें। सिर्फ धमकी तो दे देना तो ठीक है, लेकिन वो उस पे बटन पे हाथ रखने की कोशिश ना करें। रशीद जी, ठीक है। कर्नल शिरदान, 1979 से लेकर 1989 तक सोवियत संघ अफगान विद्रोहियों के साथ लड़ाई में जुटा रहा, लेकिन फिर उन्हें थक कर, हार कर अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा।
अगर युद्ध लंबा चलता है क्या ऐसा भी कुछ होने के चांसेस हैं? क्योंकि आज की तारीख में ऐसा हम नहीं कह सकते कि यूक्रेन पूरी तरह से अलग थलग है। उन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट है, उन्हें हथियारों का सपोर्ट है। नीदरलैंड्स, एस्टोनिया, पोलैंड, लातविया, चेक, स्वीडन, फिनलैंड, जर्मनी, स्पेन ये बार बार हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। कहीं ऐसा अगर होता है कि सोवियत संघ जैसे अफगान विद्रोहियों के साथ लड़ाई के बाद फिर थक कर हार कर चूर करके चला गया था, कुछ ऐसा होने वाला है क्या? ऐसा भी हो सकता है क्या? देखिए, अफगानिस्तान में आपको याद होगा अमेरिका ने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया था रूसी सेनाओं के सामने। हाँ, करेक्ट। और पाकिस्तान के आतंकियों ने रूस की सेना के संचार व्यवस्था को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया था, क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए देखी हुई कंट्री थी। मगर अभी तक यूक्रेन में नाटो देश का कोई इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आया है, इसलिए यूक्रेन को अफगानिस्तान के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के ट्रैप में आ गया था और उसने अपने देश को भी बर्बाद किया और रूसी सेना को भी बर्बाद करने की कोशिश की। इसकी वजह से रूसी सेना ने वहां से विड्रॉ करने में ही अपने आप को सही माना। और अफगानिस्तान रूस के बॉर्डर से बहुत दूर है, तो इसलिए अफगानिस्तान से वापस सेना बुलाने में रूस को कोई तकलीफ नहीं हुई है। मेजर जनरल अनुज माथुर, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यूक्रेन की सेना कितने दिन तक टिकेगी, और सवाल ये भी पैदा होता है कि रुकेगा कौन, झुकेगा कौन, अपनी जिद छोड़ेगा कौन, इंपल्सिव नेचर छोड़ेगा कौन, पुतिन किस हद तक जाएंगे, पुतिन कहां तक जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि कीव तक पहुंच ही चुके हैं, खार्किव में पहुंच चुके हैं। अभी तक ये कहा जा रहा था कि बॉर्डर लाइन एरियाज तक रहेंगे, अभी तक ये कहा जा रहा था कि मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट तक ही रहेंगे, लेकिन शहर के अंदर चले गए हैं। मेजर जनरल, अब फिर आगे क्या? देखिए, मैं आपको दो बात बताता हूं। पुतिन के बारे में मैं कुछ शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूं। तो पुतिन जो है वो एक बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत शार्प, बहुत जबरदस्त नेशनलिस्ट और एक जबरदस्त मिलिट्री प्लानर है। और जो भी उन्होंने एक्शन लिया है वो एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत वो एक्शन लिया जा रहा है, और वो एक्शन अपने प्लान के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। और मैं आपको यकीनी तौर पे बता सकता हूं कि जो पुतिन इस प्रकार के कोल्ड कैलकुलेटेड प्लान मेजर्ड उसका उनका वो है, और उनके पास निश्चित रूप से एक बहुत जबरदस्त एग्जिट प्लान भी होगा, ये बात आप मान लें। और ये उस एग्जिट प्लान को जिस समय उनको लगेगा कि उनकी तमाम रिक्वायरमेंट्स लगभग पूरी हो चुकी हैं, उस समय इस एग्जिट प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन सर सवाल ये पैदा होता है, आपने एक बड़ी बात बोली है। सर मुझे हेडलाइंस का वक्त हो चला है। मेजर जनरल यहीं से अपनी बात आप आगे बढ़ाएंगे, मैं बिल्कुल आपके पास आऊंगा। विद माय सिंसियर अपॉलॉजीज, आपको मुझे रोकना पड़ रहा है। आपका ये कहना है कि एग्जिट प्लान होगा। सवाल यह है कि अगर रशिया के अलग अलग बॉर्डर पर नेटो की फौज बढ़ने लगी है, अमेरिका की भी फौज बढ़ने लगी है, तो एग्जिट प्लान कब तैयार होगा? एग्जिट प्लान की सही तारीख क्या होगी? एग्जिट प्लान की मोडालिटीज क्या कुछ रहेंगी? इस पर मैं बातचीत करूंगा। और क्या एक कहते हैं ना कूटनीति की भाषा में, संजीव जी मेरे सवाल का जवाब देंगे, कूटनीति की भाषा में कहा जाता है क्या कोई देश ऑफ रैंप आएगा या नहीं आएगा, यानी राजनयिक रास्ते पर आएगा या नहीं? इस ऑफ रैंप रास्ते के बारे में भी बातचीत करेंगे। आगे बढ़ें उससे पहले हेडलाइन। Помощь, пожалуйста. जब युद्ध के लगभग 2 हफ्ते गुजर जाएं, यानी 13 से ज्यादा दिन गुजरने को आ जाएं, तो 13 तस्वीरें आपके सामने हम लेकर के आते हैं जिनमें दर्द है, बम है, बारूद है, तबाही है, आग है, दहशत है, डर है, प्रदर्शन भी है जहां पर रशिया के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन किया जा रहा है, यूक्रेन में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि हमले के बाद की तबाही क्या है। आंसू से भरी हुई आंखें हैं, आंखें पथरा चुकी हैं, कई फौजी हैं, मिसाइल अटैक आपको नजर आ रहा है। इन सभी के बीच में शादी और प्रपोजल की कई तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, लेकिन 13 दिन की जो 13 तस्वीरें हैं अपने आप में बता रही हैं कि तबाही किस हद तक की रही है, तबाही का कैनवास कितना बड़ा है। इस बीच वॉर जोन ब्रेकिंग भी आ गई है। यूक्रेन में 14वीं सदी के चर्च से जीसस की मूर्ति
मूर्ति हटाई गई। लवीव में चर्च से जीसस क्राइस्ट की मूर्ति हटाई गई है। रशियन हमले के डर से ये जीसस क्राइस्ट की मूर्ति हटाई गई। लवीव के आर्मेनियाई चर्च में जीसस क्राइस्ट की मूर्ति लगी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भी यह मूर्ति हटाई गई थी। रूसी हमलों के डर से जीसस क्राइस्ट की मूर्ति हटाई गई है। लवीव के आर्मेनियाई चर्च में जीसस क्राइस्ट की यह मूर्ति रखी हुई थी। थोड़ी देर पहले मेजर जनरल अनुज माथुर के साथ में मेरी बातचीत हो रही थी। मेजर जनरल अनुज माथुर, आपका यह कहना है कि पुतिन के पास में एग्जिट प्लान भी है। एग्जिट प्लान की मोडालिटीज क्या हैं मेजर जनरल? कि जो हम लोग एक तरफा हम लोग कई बार इस चीज को देख रहे हैं, जो रशिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो उनको भी हमें समझने की आवश्यकता है। किस प्रकार से पिछले कई वर्षों में 2-3 दशकों में हमने रशिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स को पूरी तरह से नजरअंदाज किया। मेजर जनरल आप ये कहेंगे कि क्रीमिया की तरफ से, मेजर जनरल आप ये कहेंगे कि अगर यूक्रेन जो है नेटो के साथ में चला जाता है, नेटो में शामिल हो जाता है, तो फिर ये बॉर्डर इश्यूज आ जाएंगे, नेटो मुल्क जो है और ज्यादा हमले के करीब आ जाएंगे, कभी भी ऐसी स्थिति पैदा होती है। ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन जान जिंदगी से बढ़ करके तो कुछ भी नहीं होता ना मेजर जनरल। जिंदगी से बढ़ के कुछ नहीं होता, लेकिन जब वो बात एग्जिस्टेंशियल आपकी एग्जिस्टेंस के ऊपर आ जाती है, जब आपकी बेसिक उसके ऊपर खतरा होता है, तो मैं ये नहीं कह रहा, मैं युद्ध को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं कि उनके भी कंसर्न्स हैं और जब तक उनके कंसर्न कितने जस्टिफाइड हैं, आपकी बात ही मैं विंग कमांडर के पास लेकर के जाता हूं, क्योंकि कई गेस्ट हैं सर बीच बीच में, इसीलिए मुझे रोकना पड़ रहा है। विद माय सिंसियर अपोलॉजीज। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, अब ये समझाएं आप, जैसा कि मेजर जनरल ये कह रहे थे कि हमें जस्टिफाइड कंसर्न भी समझने चाहिए जो रशिया के हैं। अब रशिया शर्तें क्या रख रहा है? रशिया कहता है सैन्य कार्रवाई बंद करो, रशिया कहता है संविधान में बदलाव होना चाहिए, रशिया ये कहता है कि यूक्रेन क्रीमिया को मान्यता दे, रशिया ये कहता है कि डोनेट्स्क लुहांस्क को स्वतंत्र देश माने, रशिया ये कहता है कि डोनबास के पूरे इलाके में रशिया का प्रभुत्व माना जाना चाहिए। क्या कंसर्न वाकई जस्टिफाइड हैं? क्या सरहद जिंदगी से ज्यादा ऊंची हो जाती है? देखिए, ऐसा है, अपने देश का इंटरेस्ट सबसे ऊपर होता है। ये अच्छा बुरा पाप पुण्य की कोई बात नहीं होती यहाँ पे। व्हाट इज योर कंट्रीज इंटरेस्ट? रशिया अपनी कंट्री का इंटरेस्ट जानता है। और जनरल साहब जो भी बात कर रहे थे बिल्कुल ठीक है, उनको पता है, और उनको पता है कि अगर ये प्लान नहीं है तो दूसरा प्लान क्या करेंगे। ऑल्टरनेट प्लान रेडी हैं। और ये जब उनके देश के हित की बात है कि वो डोनेट्स्क और रीजन को अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाना चाहते हैं, वो उन्होंने किया है। ये इसमें कोई स्केल नहीं है कि जस्टिफाइड अनजस्टिफाइड नहीं होता। ये जस्टिफाइड है रशिया की तरफ से, तभी लड़ाई होती है। और जब मैं बता दूं, जब लड़ाई होती है, ह्यूमैनिटेरियन लॉज ये नहीं पूछता लड़ाई क्यों हो रही है, वो कहते हैं लड़ाई ठीक से करिए। तो ये बात जो भी है सब कुछ ठीक है, रशिया जो मर्जी करे, लेकिन सर हमें दो शब्द भी तो अंग्रेजी के होते हैं ना, कि कॉन्सिक्वेंस यानी दुष्परिणाम और रिपरकशंस यानी नतीजे क्या रहेंगे, हमें ये रखना पड़ता है ना। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वी एन झा, मुझे ये समझाइएगा, थोड़ा समझाइएगा। मेरे पास में एक रेफरेंस है, समझिएगा, मेरे पास में रेफरेंस है, किंग कॉलेज लंदन में वॉर स्टडीज के एमेरिट प्रोफेसर हैं सर लॉरेंस फ्रीडमैन, लिखते हैं लगता है कीव के साथ मॉस्को में भी सत्ता परिवर्तन होगा। क्या आगे आने वाले दिनों में ऐसा भी हो सकता है? ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वी एन झा, अनम्यूट करें अपने आप को, म्यूट हैं आप, अनम्यूट कर लें अपने आप को। राशिद जी हाँ बोलें। जी राशिद जी, आप शायद नहीं जानते होंगे, मैं भी थोड़ा सा आपके फ्रैटर्निटी को बिलोंग करता हूं। मैं भी एक एडिटर हूं एक मैगजीन का, द काउंटर व्यूज, और मैं अपने जो आर्टिकल है वो काउंटर व्यूज लिखता हूं, जो आम मत से आगे, जो अलग है। अभी जनरल साहब बता रहे थे, अभी विंग कमांडर बख्शी बता रहे थे, जस्टिफाई कर रहे थे कि रशिया क्यों ऐसा क्या हुआ है। लेकिन इसी का दूसरा पहलू भी है। यही जस्टिफिकेशन तो यूक्रेन के साथ में भी है, उसकी अपना आत्मसम्मान का, उसका अपना सॉवरेनिटी का। देखिए, रशिया का सिक्योरिटी जो कंसर्न है वो जस्टिफाइड है कि रशिया और नेटो साथ साथ नहीं रह सकता। 36 का आंकड़ा है, ये बिल्कुल तय है। तो उस एक कंसर्न को ध्यान में रखते हुए बाकी जितने सारी चीजें हैं वो उसको तय करके, उसको बैठ के डिप्लोमेटिकली बातचीत से तय किया जा सकता है। जरूरी नहीं हो कि आपने जो 4 मांगे जो अभी रूस ने डाली हुई है यूक्रेन को, जरूरी नहीं कि चारों मांगे जस्टिफाइड हों। और जो अभी आपने रेफरेंस दिया था कि हो सकता है कि सत्ता परिवर्तन मॉस्को में भी हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल जो पुतिन है वो बड़े बिल्कुल फर्म ग्रिप पे हैं उसके,
और इंटरनेशनल जो आपको रिपोर्ट्स आ रही हैं, वीडियो आ रही हैं, रिपोर्टेज आ रही हैं, ये एक प्रोपेगेंडा का अंश है, क्योंकि आपको जो भी वीडियो आज मिल रही हैं, जो भी स्टेटमेंट मिल रही हैं, वो यूरोपियन मीडिया से मिल रही संजीव जी, हैं, रूस से कुछ नहीं मिल रही जी संजीव जी, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वीएन झा का ये कहना है और मेजर जनरल अनुज माथुर ने भी यही कहा है और विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी ने भी यही बात बोली है कि कंसर्न देशों के अपने और सरहदों के अपने जायज होते हैं, उसे भी समझना जरूरी है। लेकिन साथ ही तीनों ने एक बात और भी कही है कि बातचीत के जरिए और डिप्लोमेटिक टाई अप के जरिए और डिप्लोमेटिक लाइन पर जाकर के भी हल निकाले जाने की कोशिश होनी चाहिए। डिप्लोमेसी में एक शब्द होता है, एक फ्रेज होता है, संजीव जी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसे बोलते हैं ऑफ रैंप। आई रिपीट, OFF, ऑफ रैंप। मेरा सवाल यह है कि क्या कोई डिप्लोमेटिक चैनल में ऑफ रैंप का प्रपोजल देगा? ऑफ रैंप का मतलब यह होता है कि आप जंग के मैदान से हट जाएं, जंग के अलावा जितने भी जायज कारण हैं उन पर विचार करें और जंग के अलावा जितने भी जायज वजह के अलावा सॉल्यूशन है इन पर विचार होना चाहिए। क्या ऑफ रैंप टॉक्स हो सकती हैं? मुझे लगता है कि यही एक रास्ता है और ऑफ रैंप टॉक्स का ही एक रास्ता इस समस्या का समाधान है, और जिसके के लिए आपने जैसा कि अपनी रिपोर्ट में बताया भी कि इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर नेफ्ताली बेनेट हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हो, तो अन्य जो यूरोपीय देशों के नेता हैं, उन्होंने लगातार राष्ट्रपति पुतिन से संपर्क किया है, लगातार बातचीत की है। लेकिन मैं इतना कहने के बाद ये अवश्य कहूंगा कि राष्ट्रपति पुतिन की जो महत्वाकांक्षा है, जो उनका संकल्प है, वो ये यूक्रेन को अपने जड़ में लेने का है और वो उन्होंने अपने हमले नहीं रोके हैं। आने वाले समय में भी कुछ दिनों तक वो अपने हमले जारी रखेंगे। वो अपने प्लान ए पर ही काम कर रहे हैं। मैं मेजर जनरल अनुज माथुर से बिल्कुल सहमत हूं कि वो एक बहुत ही अच्छे रणनीतिकार हैं, KGB के टॉप स्पाई रह चुके हैं। वो जानते हैं कि युद्ध में किस तरह से जाया जाए और उससे कैसे निकला जाए, उसकी भी स्ट्रेटजी। लेकिन कर्नल टीपी त्यागी एक डर और भी है, कर्नल टीपी त्यागी एक डर और भी है। कहा यह जा रहा है कि पुतिन को अगर बहुत ज्यादा भड़काने में लग गए ना, तो नेटो के जो मेंबर बाल्टिक देश हैं वहां सेना भेजने की धमकी भी दे सकते हैं, वहां सेना भेज भी सकते हैं ताकि कैलिनिनग्राद के जो कोस्टल एरियाज हैं, जो रशियन कोस्टल एरियाज हैं, वहां पर एक जमीनी कॉरिडोर बना सके। अगर यह जमीनी कॉरिडोर बनता है तो आपको लगता नहीं कि युद्ध बहुत लंबे समय तक भी जा सकता है? कर्नल टीपी त्यागी, बहुत लंबे समय तक नहीं जा सकता युद्ध। अच्छा सर, करीब 34 लाख की फौज है नेटो की और करीब 7-8 लाख की फौज है रशिया की। ठीक है। और रशिया के ऊपर बेइंतहा सैंक्शंस लगाए जा चुके हैं। हाँ। अब जब एक आदमी ऐसे खड़ा हो जाए कि उसकी कमर में और दीवार के बीच में जगह ही ना बचे, तो वो रिटेलिएट करेगा जी। और वो रिटेलिएशन विल बी इन दिस फॉर्म। और उसका जो जस्टिफाइड कंसर्न है, सुनिए, केवल नेटो नहीं है, उसका जस्टिफाइड कंसर्न रशिया का ये भी है कि क्या ये सच नहीं है कि यूक्रेन में एक जैविक प्रयोगशाला एक नहीं 2 कीव में और ओडेसा में स्थापित कर दी गई विद एक्टिव कन्नाइवेंस ऑफ यूक्रेन एंड अमेरिका। और क्या ये सच नहीं है? सर आई एम रियली सॉरी, आपको रोकना पड़ रहा है। वॉर जोन ब्रेकिंग न्यूज आ गई है। 10 मार्च को मिलेंगे रशिया और यूक्रेन के विदेश मंत्री टर्की में। 10 मार्च को दोनों नेताओं की मीटिंग होगी टर्की में। रशिया यूक्रेन के बीच चौथे दौर की बातचीत होगी। 3 बार की बातचीत से कोई हल निकला नहीं। क्या चौथे दौर की बातचीत को लेकर मैं आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक रहूं? कर्नल शिवदान सिंह, एक और बड़ी खबर, रशिया से लंबी जंग की तैयारी में है ज़ेलेंस्की। एक और बड़ी खबर आ रही है, ज़ेलेंस्की ने विदेश में तैनात यूक्रेनी फौज को वापस बुला लिया है। शांति मिशन में तैनात यूक्रेनी फौज वापस बुलाई है। युद्ध लड़ने के लिए विदेश से बुलाए गए हैं यूक्रेन के फौजी। कर्नल शिवदान, मेरा आपसे सवाल था, 3 दौर की बातचीत बेनतीजा, 3 दौर की बातचीत फेल, चौथे दौर की बातचीत से मैं उम्मीद कितनी रखूं? देखिए, चौथे बार की बातचीत से मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि अब तक यूक्रेन ने अपने देश का आंतरिक बर्बादी देखी है। किस प्रकार से उसके शहरों को बर्बाद किया जा रहा है, उसके न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा हो गया है, उसके ऑयल डिपोज पर कब्जा किया जा रहा है, और उसने ये सच्चाई भी देख ली है कि नेटो और अमेरिका अपने सैनिक वहां पर नहीं भेजेंगे। ठीक है। केवल जमा खर्च होगा और हथियारों के माध्यम से वो अपनी मदद शो करेंगे। पर इस हथियारों की मदद स्टेट में एक दिन में नहीं पहुंचती है, इसमें समय लगता है हथियारों को पहुंचने में, और उन हथियारों पर पारंगत होने के लिए अपने सैनिकों को भी समय लगता है। तो ये इस तरह कहना कि हथियार भेज दिए उनसे लेकिन मैं चूंकि अपने कंक्लूडिंग पार्ट में हूं, मेजर जनरल अनुज माथुर, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि युद्ध की लाइन लेंथ आज की तारीख में है क्या। मैं ये बात क्यों कर रहा हूं,
एक तरफ से ये चेचन्या वाले विद्रोहियों को भी बुलाने की बात की जा रही है, सीरिया के लड़ाकों को भी बुलाने की बात की जा रही है। यूक्रेन कहता है अलग अलग बॉर्डर पर जितने भी हमारे लड़ाके हैं सबके सब सीधे चले आओ। और ये भी कहा जा रहा है कि ये फिनलैंड के भी लड़ाके आने वाले हैं, कहा जा रहा है पोलैंड वाले भी लड़ाके आने वाले हैं। अब आज की तारीख में युद्ध की लाइन लेंथ है क्या, मेजर जनरल अनुज माथुर? देखिए, मैं इसका मेरे को बोलने का प्लीज मौका दीजिएगा। मैं इसका ये बता रहा हूं कि दो चीजें मैं बताऊंगा इसकी, कि क्या होता है। एक बात जो हमें समझने की है वो ये है कि इकोनॉमीज डू नॉट फाइट वॉर्स, मिलिटरीज डू। और मिलिट्री जब वॉर फाइट करती है तो मिलिट्रीज में भी नंबर्स का अंतर नहीं है। वो किस पॉइंट इन टाइम पर आप किस प्रकार की फौज को, किस प्रकार की ट्रेंड और मोटिवेटेड फौज को वहां पर ग्राउंड पे प्रोड्यूस कर सकते हैं, वही मैटर करता है। तो ये मुझे लगता है कि वो ये जो ये लड़ाका आ रहा है, वो लड़ाका आ रहा है, ये इसके दो पहलू हैं। एक तो ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है। ठीक है सर, मेरे डिबेट का वक्त पूरा हो गया, मेरे डिबेट का वक्त सर पूरा हो गया। मेजर जनरल अनुज माथुर, कर्नल शिवदान जी, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वीएन झा और संजीव जी, बहुत शुक्रिया आपका। अपना बेशकीमती समय आपने मेरे लिए निकाला, मेरी टीम के लिए निकाला। थैंक यू सो मच सर। आगे भी मेरे साथ में जुड़ते रहें। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। जंग की जितनी भी खबरें हैं, जंग की जितनी भी ब्रेकिंग है, जंग की जितनी भी तस्वीरें हैं, सही, सटीक, सच्ची, सिर्फ इंडिया न्यूज पर। एक ब्रेक।